जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। प्रकाश क्या है? तो ये क्या विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का एक क्या है रूप है, एक फॉर्म है ऊर्जा का। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? वह काली दिखाई देगी या नीला दिखाई देगी या हरा या फिर लाल? आंतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ड विक्षेपण, विवर्तन, प्रकीर्णन, डेंसिटी जितनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतने ही इसकी चाल क्या होगी, कम होती जाएगी। इस निकट दृष्टि वाले जो लोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष जिनको होता है, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा या अवतल उत्तल होगा या फिर समतल लेंस होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और पेट 2022 के लिए जो साइंस का सेशन है अगला, उस टॉपिक को देखेंगे जिसमें है लाइट यानी कि प्रकाश। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकलेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स होंगे, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं देख सकते हैं आप। नेचर ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन आप देखते हैं, अपवर्तन प्रकाश का, और आंतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ड विक्षेपण, विवर्तन, प्रकीर्णन, इस तरीके से। और ह्यूमन आई क्या होती है और उसके वर्किंग जो होती है, उसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है? तो ये क्या है? विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का एक क्या है रूप है, एक फॉर्म है रूप ऊर्जा का। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। ऐसी विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है, और इसके बारे में डिटेल से हम इससे पहले वाले सेशंस में हम देख चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होता है, लेकिन कब बदलेगा, कब इसकी रेखा आगे पीछे होगी, बदलेगी, वो इसके माध्यम पर डिपेंड करेगा, जिसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु लेकिन क्या होगा, ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती, यानी कि वो निर्वात से नहीं गुजरती, उनको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये दिया हुआ है। बाकी जैसे हो गया जल, हो गया कांच, हो गया हीरा, हो गया, यानी कि डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतने ही इसकी चाल क्या होगी, कम होती जाएगी, इसकी स्पीड किसकी, प्रकाश की। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ, इसी पर बेस जो दिया है, इसमें कहा है कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? वह काली दिखाई देगी या नीला दिखाई देगी या हरा या फिर लाल? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, काली, यानी कि आपका ये ब्लैक दिखाई देगी। इसके पीछे रीजन क्या है, आइए जानते हैं। हरे रंग की पत्ती को जब क्या करेंगे, लाल प्रकाश में देखा जाएगा तो वह काले रंग की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब लाल रंग का क्या होता है, जो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ, वेव और लेंथ, उसकी वेव की जो लेंथ होती है वो हरे रंग के जो कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है। ज़्यादा लंबा होता है कौन, वेव लेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य, इसलिए ऐसा होता है। लाल में प्रकाश क्या होता है, हरे रंग की वस्तु से टकराने पर लाल रंग क्या होता है, अवशोषित हो जाता है और बहुत कम परावर्तित करता है। इसलिए क्या होता है कि पत्ती का रंग काला दिखाई देता है। इसके पीछे यही एक रीजन है। आगे देखते हैं। इसमें है कि निकट दृष्टि वाले जो लोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष जिनको होता है, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा या अवतल उत्तल होगा या फिर समतल लेंस होगा? तो निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कभी कभी निकट दृष्टि दोष न लिख करके मायोपिया लिख करके भी आएगा, तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सलूशन। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु क्या करता है, वो आसानी से देख लेता है। यहाँ पर नज़दीक की वस्तु से मतलब क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो लेते हैं वो 25 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। बाकी ये वेरी करती रहती है, लेकिन वैसे तो 25 सेंटीमीटर चलता है, परंतु दूर की वस्तु वह नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये देख रहे हो आप, ये अवतल लेंस है, इसी तरीके से होता है। निकट दृष्टि दोष होने पर आंख के लेंस की क्या होती, मोटाई क्या होती, बढ़ जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, वो घट जाती है। इसलिए क्या होता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करें कि दूरदृष्टि दोष की, तो दूरदृष्टि दोष को आपको क्या कहेंगे, हाइप्रोपिया बोलेंगे। और ये क्या होगा, जिसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पर आपका ये प्रदर्शित किया जा रहा है, उत्तल लेंस। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है।
यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि यानी कि वो चित्र होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कागज कैसा है, अपारदर्शी, जिसके आर पार कुछ नहीं जा सकता। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, कह रहा है कि वस्तु के निचले भाग, वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी, या फिर वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी, या कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन डी कह रहा है कि वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है आपका ये सही विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए। इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। उत्तल लेंस क्या करता है, आपतित प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उस पर जो प्रकाश पड़ता है उसको इकट्ठा करता है या फिर अभिसरित करते हैं। इसलिए क्या होता है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप इसको याद रखना। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा, तो वस्तु की पूर्ण छवि तो प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र जल के नीले रंग का होने का कारण क्या है, वो हमेशा नीला क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन होता है इसलिए, या फिर पानी द्वारा रोशनी का छितराव हो जाता है, या फिर पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन होता है, या फिर समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इसमें कौन सा होगा। तो समुद्र का जल जो है नीला होने का कारण ये है कि ऑप्शन बी में जो बात कही जा रही है कि पानी द्वारा रोशनी का क्या होता है, छितराव होता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या होता है। समुद्र के जल में के जो होगा नीला रंग होने का कारण क्या है, या कारण ये है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती हैं, अधिकतर उस जगह पर जहां पर इसका जल क्या हो, गहरा हो, और क्या हो, दूसरी बात स्वच्छ हो, तो वहां से परावर्तित होने के बाद प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी कारण हमें समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। कोई भी प्रकाश की किरण जो हमें श्वेत रंग की दिखती है उसमें 7 रंग समाहित होते हैं। ये हम वर्ण विक्षेपण के द्वारा जान सकते हैं। प्रिज्म के से जब गुजारते हैं एक रे को, तब वहाँ पर क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वहाँ पर पता चलता है कि ये 7 रंग होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, जिसको आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्वेश्चन में तो था सिर्फ तेल निमज्जन शब्द दिया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर ऑयल इमर्जन का शब्द जो है एक्स्ट्रा ऐड किया सिर्फ आपके समझने के लिए। तो प्रयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, या उसकी शक्ति को, विभक्त शक्ति को घटाने के लिए, या फिर आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए। आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई मतलब उसको बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई। और सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति साथ ही आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसके लिए क्या होगा कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, तेल निमज्जन यानी कि ऑयल इमर्शन का प्रयोग किया जाता है। डिटेल में देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, वो क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी वो होते हैं जो क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश तथा लेंसों का उपयोग करते हैं और छोटी वस्तुओं की छवि क्या करते हैं, उनको बड़ी छवि बनाते हैं, जिससे कि हम उनको डिटेल में जान पाते हैं, देख पाते हैं। मूलभूत प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, बहुत ही सरल युक्ति है जो रेजोल्यूशन या फिर कंट्रास्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑयल इमर्जन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि ये सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर एक स्लाइड लगाई जाती है, तो स्लाइड पर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप लगा देते हैं और उससे क्या होता है, अगर यहाँ पर देखिए ऑयल ड्रॉप, यहाँ पर ये इस साइड में ऑयल ड्रॉप है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर ये लाइट सोर्स यहाँ से आता है और ऑयल ड्रॉप नहीं है तो ये क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन कब की दी हुई है, कह रहा है कि विदाउट इमर्जिंग ऑयल मोस्ट लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड लॉस्ट। तो क्या होता है, हमें इतनी अच्छी से उसके जो कंट्रास्ट या फिर रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ऑयल इमर्जन होता है तब क्या होता है, ये लाइट यहाँ से सोर्स से आती है इससे और पास होकर के क्या होते हैं, अल्ट्रा रिफ्लेक्टेड जो होती है
अनरिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है हम आसानी से उसको देख पाते हैं, चीज़ को, जो भी वहाँ पर हम चीज़ को देख रहे होते हैं, यानी कि उसका कंट्रास्ट और रेजोल्यूशन अच्छे से हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के पथ में और स्पेस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। किसका? पारदर्शी। तो पारदर्शी होगा तो छाया बनेगी ही नहीं, तो पास आर पार निकल जाएगा। प्रकाशमान ये भी नहीं हो सकता। पराभासी, या फिर आप सिर्फ आभास की बात की जा रही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि अपारदर्शी। आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो वह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। क्यों बनती है? कि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, इसलिए। जबकि किसी माध्यम में हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे क्या होता है? आर पार गुजर सकता है। तो इसको आप ध्यान रखना इस तरीके से। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? वह अपवर्तन होगा, विवर्तन होगा, संचरण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब यहाँ पर बात की जा रही है कि माध्यम जब चेंज होगा तो क्या होगा? उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा। तो इसको ऑप्शन ए यानी कि अपवर्तन की घटना यहाँ पर होगी। इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने क्या होते हैं? रेखीय पथ जो जैसे जा रहा है उससे विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट पड़ रही है, रे पड़ रही है, एक किरण पड़ रही है। अब ये मान लो कि विरल माध्यम है, तो ये क्या होगा? इसको जाना तो इधर सीधे चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि ये विरल, ये सघन के होने की वजह से थोड़ा अपने मार्ग से क्या डिविएट हो जाएगी। तो उस घटना को यहाँ पर बताया जा रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। तथा सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। और यहाँ पे ये मान लो इसके कंपैरिजन में ये और विरल है। विरल का मतलब होता है कम घना, तो क्या होगा? ये क्या होगा? इधर की तरफ मुड़ जाएगी। तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाना। प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना है, बस यही इसका कारण होता है। आगे देखते हैं कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है, जो किरणों को एकत्रित करता है, उस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे, मोनिस्कस लेंस कहेंगे, या फिर प्लानो लेंस कहेंगे। तो जब क्या होता है? लेंस एकत्रित करने की बात आए तो वहां पर क्या होता है? अभिसारी लेंस का यूज किया जाता है किरणों को एकत्रित करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक अपसारी किरण पुंज है। इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है? फैल जाती है। यहाँ से निकली लेकिन क्या हुई? वो छितरा गई, फैल गई। तो ये क्या हो गया? आपका अपसारी हो गया, जिसको क्या बोलते हैं आप? डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब फिर अगर बात करें समांतर किरण पुंज, तो या इसमें क्या होती है? जिस ओर से निकलती हैं उसी तरीके से सीधे यहाँ पर चली जाती हैं, मूव कर जाती हैं, और कोई डिविएशन इनमें नहीं होता है। जबकि अभिसारी का मतलब होता है आपका कन्वर्जिंग। अब इसमें कन्वर्ज होकर के क्या होती हैं? एक ही पॉइंट पर आकर के क्या होती हैं? मिल जाती हैं। तब क्या होता है? यहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं। तो ये अभिसारी किरण पुंज में होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। आपके जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपसारी और अभिसारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको ध्यान देना है। समानांतर तो आप वैसे भी समझ जाओगे कि यहाँ समानांतर जैसे आए और वैसे निकल गई। और देखते हैं इसके बारे में। अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की किरणों को क्या करता है? वो सिकोड़ता यानी या फिर एकत्रित करता है। जबकि अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? किरणों को फैला देते हैं, यानी कि एक सोर्स से निकलेंगे और वो अलग अलग क्या होंगे? कई रास्तों में विभक्त हो जाएंगे। कौन सी? अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस में ऐसा होगा। और ये फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणों का होता है, या फिर प्रकाश का होता है, या इलेक्ट्रॉन का, या फिर पराध्वनिक तरंगों का होता है। तो जब अधिकतम वेग की बात करें तो इसमें लाइट का जो यानी कि प्रकाश का वेग होगा सबसे अधिकतम होगा। कॉस्मिक रेज क्या होती है? जो ब्रह्मांड की किरणें होती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन के मूव करने की क्षमता, उनको कितनी ऊर्जा मिली है, ये वहाँ पर कितना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, उसको हम केमिस्ट्री वाले सेशन में हम देखेंगे। और पराध्वनिक जो होती हैं वो तो 20,000 जो हर्ट्ज होता है, इसके ऊपर की जो ध्वनि वो होती तरंगें होती हैं, वो क्या होती हैं? पराध्वनिक तरंगें होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ये सुपरसोनिक कहा जाता है, और ये जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे देखते हैं इसके बारे में।
कि प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। प्रकाश से क्या होता है, सीधी रेखा में संचरित होगा, और प्रकाश तरंगे इसमें निर्वात से क्या होती होकर आसानी से गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं करती हैं। ये बार बार यहाँ पर आपको इसलिए बताया जा रहा है कि क्वेश्चन बनते हैं और आपसे फिर पूछा जाएगा इससे। भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगी। मैंने बताया था कि जो माध्यम होगा, मीडियम होगा, उसमें डेंसिटी यानी कि विरलता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, डेंसिटी या फिर विरलता, उतनी ही ज़्यादा जो प्रकाश की गति है वो कम होती चली जाएगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करेगी तो क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। सीधा सीधा समझ लेते हैं, सभी ऑप्शन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्या होगा, सघन का मतलब होता है डेंसिटी ज़्यादा, विरल का मतलब होता है कि इसके कंपैरिजन में डेंसिटी कम, डेंसिटी यानी कि लो डेंसिटी। अब इसमें क्या होगा कि चाल तो बढ़ेगी, लाइट है, ये मान लो कि ये सघन है, अब यहाँ से लाइट पड़ी, अब ये क्या होगा, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये वाला जो माध्यम है ये विरल है, इसको पार करने के बाद में इसको जाना तो इधर चाहिए था, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और क्या होगा, ये अभिलंब से क्या होगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी, इस तरीके से रे ये निकल जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसा कि पिछला मैंने बताया। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये मान लो कि विरल माध्यम है ये वाला, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये मान लो सघन माध्यम है, तो क्या होता है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इस रे जो ये थी लाइट की रे जो पड़ी तो इसको इस सीध में जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो, यह अभिलंब की ओर क्या हुआ, ये झुक गई, तो इसको क्या बोलते हैं, ये माध्यम पे डिपेंड करेगा, सघन से विरल और विरल से सघन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है। प्रकाश तंतु न समझ में आया तो उसके लिए एक शब्द है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है उसको देखते हैं कौन सा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर पूर्ण अभ्यंतर है, या फिर अपवर्तन है, या फिर प्रकीर्णन, या फिर व्यतिकरण है। तो इन चारों जो शब्द दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए, इन चारों के बारे में जानते हैं डिटेल से, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो इसको हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपका अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो। तो आपतित किरण का मतलब होता है ये किरण यहाँ पर डाली गई, और फिर क्या होता है, ये विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम। तो जो विरल माध्यम से किरण गई तो इसको सीधे यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक गई, तो ये क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है किसका, लाइट का। और ये इसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पर इस वाले फिगर में। जैसे इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब ये पानी के ग्लास में आपने पेन डुबाया तो ऐसी थी, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो गई, ये इस पॉइंट पर देख रहे होगे कि यहाँ पर इस सीध में है, लेकिन क्या इधर थोड़ी तरफ लग रहा है कि ये मुड़ी हुई हमें दिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो ये आपने अपवर्तन के बारे में जाना। अब थोड़ा सा जानते हैं प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरा जाना, अलग अलग हो जाना। हमने भी कहा था कि जब वर्ण विक्षेपण करते हैं किसी प्रकाश की किरण का, तो क्या होता है, इस तरीके से वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, प्रिज्म के द्वारा करते हैं, जिसको आप यहाँ पे जान सकते हो। प्रकीर्णन मतलब छितरा जाना। अब एक समुद्र वाला जो क्वेश्चन आया था, नीला क्यों दिखाई पड़ता है और आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, उन सब में क्या लगेगा, इस तरीके से चीज़ें जानना जरूरी है। फिर जानते हैं ऑप्शन डी व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण में क्या होता है कि इस तरीके से जब चीज़ें एक सोर्स से चलेंगी फिर टकराएंगे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और फिर टकराएंगी, फिर क्या होगा, ये अलग और ये बढ़ती चली जाएंगी और ये मैग्नीफाई होती चली जाएंगी। इनको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, इनको इंटरफेरेंस कहेंगे। इसमें क्या होता है कि समान आवृत्ति की 2 तरंगें, मान लो कि 2 तरंगें हो गई, ये थी S1 और S2, एक ही सोर्स से निकलनी है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही सोर्स से निकली हों और किसी माध्यम एक ही दिशा में गमन करती हैं, चलती हैं, तो उन क्या होता है, उनके अध्यारोपण के कारण या फिर उसके फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, व्यतिकरण भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस। एक होता है विनाशी व्यतिकरण और एक होता है संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कैसे काम करता है। हमने जो भी सघन विरल बताया था उसका ही यहीं पर कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश तंतु क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि कांच में जो होता है, सिलिका या फिर प्लास्टिक से निर्मित क्या होती है, अत्यधिक पतली या फिर बेलनाकार
खोखली नलिका होती है, नली होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो ऑप्टिकल फाइबर, जो फाइबर नेट चलता है, इंटरनेट हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, वो इसी के सिद्धांत पर काम करता है। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे जितना यहाँ पे इंटर करते हैं उतना ही यहाँ पे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि क्षय नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूजफुल है। अब यहाँ पे देखो विरल से सघन गया, सघन से विरल गया, इस तरीके से चेंज हो जा रहा है। अब ये विरल सघन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि पूरा परावर्तित हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से गई, हमने यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन वाली लाइट लगा दी है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर पूरा हमें इस तरीके से मिल रही है, जैसे कि आप इस वाले फिगर में देख पा रहे हो। तो अगर इसको हम एक पाइप से गुजारते हैं, ट्यूब से गुजारते हैं, तो क्या होता है, ये मुड़ती जाती है, पाइप मुड़ी होती है, लेकिन टकरा करके हमें, जैसे हम जितनी भेजते हैं, मान लो 10 यूनिट भेजते हैं, तो हमें 10 यूनिट फाइंड होती है, यानी कि इसका कोई लॉस नहीं होता, इसलिए ज़्यादा यूजफुल होती है ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु। आगे देखते हैं इसके बारे में कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। उचित रीति का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट तरीके से हीरा कटा हुआ है। अगर वो परफेक्ट तरीके से हीरा कटा नहीं है, तब फिर वो अच्छे से क्या होगा, जो यहाँ पे सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, आधारभूत चमक का कारण क्या है, देखते हैं। उसमें अति उच्च क्या होती है, पारदर्शिता होती है, या फिर उसमें क्या होता है, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, या फिर वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन डी, उसमें उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो बी है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि उसका अति उच्च क्या होता है, अपवर्तन सूचकांक होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपवर्तन सूचकांक क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जान लेना है कि अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये होता है कि किसी माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, वो जल हो सकता है, हवा हो सकता है, कांच हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव क्या होता है, इंडेक्स, वह नंबर है, वह संख्या है जो ये बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे कि प्रकाश की चाल, किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना क्या है, कम है या अधिक है। तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, यानी कि जो ये अपवर्तनांक होता है ये। लेकिन इसका क्या होता है, जो चमकता हुआ हीरा होता है, जो अच्छे से कटा होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण क्या होता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसी कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। प्रकाश का विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है छितरा जाना, थोड़ा सा फैल जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा नहीं होता, हीलियम के कारण नहीं होता, धूल कण के कारण क्या होता है, या फिर जलवाष्प के कारण होता है। तो यहाँ पर वायुमंडल में जो आपका होगा कि धूल कण के कारण ऐसा हो पाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। लेकिन क्या होता क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या करती है, वायुमंडल की जो होती है हीट को वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वायुमंडल जो होता है उसके ताप को बढ़ाने में क्या होती है, अपनी भूमिका निभाती है, इसलिए ये वायुमंडल के लिए हानिकारक मानी जाती है। हीलियम सबसे हल्की होती है। धूलकण क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रकाश के विसरण का काम करते हैं। और जल वाष्प कैसे बनती है, जल वाष्प में क्या होता है कि धूल के कण क्या है, उसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, लेकिन इस पे क्या होता है कि जब जल क्या होता है संघनित होकर के, कंडेंसन हो करके, और एक एक ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप आकर के इसके ऊपर जम जाती है धूल के कणों के ऊपर, तभी क्या होता है, कोहरे या ओस का जो निर्माण होता है, कोहरा धुंध होता है, तभी इसका निर्माण होता है। इसके बारे में देखते हैं कि जो ऑप्शन बी आपका था कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। आप जानते हैं जब वह वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं, धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन या छितराव हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर में देख पा रहे हो, ये ऐसा एटमॉस्फेयर में ही होता है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।